नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान की तरफ से अब अमेरिका को सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक धमकी दी गई है और ये धमकी ईरान के किसी आम नेता ने नहीं दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के शहादत के बाद और उनके साथ जो टॉप लीडरशिप थी, 48 नेता मारे गए ईरान के, उसमें जो एक नेता खामेनेई का सबसे करीबी विश्वास पात्र अभी भी बचा हुआ है, उस नेता का नाम है लारिजानी। लारिजानी ने अमेरिका की इस धमकी पर, जो उसने कहा था कि हम ईरान में अपने थल सेना को उतार देंगे, आर्मी को उतार देंगे और अब जमीनी युद्ध लड़ेंगे, उस पर खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की धरती पर कदम रख दिया तो हजारों लाशें बिछा देंगे, बंदी बना लेंगे। ये ध्यान रखें अमेरिकी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान उनके साथ क्या करने वाला है। ये सब कुछ तय हो चुका है, कहीं किसी तरह की कोई रियायत नहीं होगी। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति ने सीधा ऐलान किया है कि अभी जो इजराइल और अमेरिका ने देखा है वो तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। अभी जो मिसाइलें इजराइल में तेल अवीव, हाइफा इन जगहों पर गिरी हैं, वही मिसाइलें अंतिम नहीं हैं। अभी ऐसी मिसाइलें बची हैं जिनका दर्शन दुनिया ने नहीं किया है। वो मिसाइलें आएंगी तो ईरान जो है इजराइल का क्या करेगा उन मिसाइलों से, इसकी कल्पना लगा सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में एक कार्यक्रम में कैमरे के सामने ईरान के विदेश उप मंत्री ने ट्रंप की सार्वजनिक रूप से खिल्ली उड़ाई है। और भारत में बैठ करके ट्रंप की खिल्ली उड़ाना थोड़ा वैसे भी खतरनाक है। यहाँ की सरकार को डाइजेस्ट नहीं होता है। मैं हेमंत जी को जोड़ करके फिर आपको खबरें दिखा देता हूँ। लाइए हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। भैया शुरू करिए, दिखाइए खबर एक एक करके। ये देखिए रायसीना डायलॉग, थोड़ा उल्टा चलते हैं, खिल्ली से ही थोड़ा भाई हल्के मूड से गंभीर की तरफ चलेंगे। रायसीना डायलॉग, ईरानी उप विदेश मंत्री बोले आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर नियुक्त नहीं कर सकते, हमारा लीडर क्या खाक तय करेंगे। चला दीजिए जरा, वीडियो चला दीजिए, वीडियो प्ले कर दीजिए। President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. Can you imagine this colonial approach, that he would like to see democracy at home, but he would like to topple down a democratically elected president of Iran? तालियां आपको सुनाई दी होंगी। ये है एक जवाब, अगर सटीक जवाब होता है तो ऐसे ही तालियां गूंजती हैं। और वो तालियां ये भी बता रही हैं कि लोगों का सेंटीमेंट कहां पर है। हर आदमी, जो भी इस कुदरत ने जिसको भी एक सामान्य बुद्धि दी है, उसके पास एक बुद्धि में न्यायिक जो है ना क्षमता होती है। वो अपनी बुद्धि से गलत और सही का आकलन करता है। ये जो तालियां थी वो गलत और सही का आकलन कर रही थी। ये ईरान के बहुत बड़े सुप्रीम कमांडर नहीं बैठे थे, सुप्रीम लीडर, ईरान के उप विदेश मंत्री। लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री की उस बात पर तालियां बजी, वो एंडोर्समेंट था ईरान सही है और अमेरिका और इजराइल गलत है, उसका एंडोर्समेंट था। बाकी कोई माने ना माने। अब आते हैं जरा लारिजानी पर, गंभीर विषय पे बढ़ते हैं। जरा अल जजीरा का ट्वीट लेके आइए, दिखाइए। ये ट्वीट देखिए। टॉप Iranian official Ali Larijani says Iran is ready to confront a US invasion, pledging to capture or kill any US troops
हु एंटर द कंट्री। नीचे भी आप देख लीजिए, फोटो के नीचे भी वही जो है अल जजीरा ने उसको हेडलाइन बनाया है, ईरानियंस रेडी टू डिस्ग्रेस यूएस ट्रूप्स इफ दे इन्वेड, टॉप ऑफिशियल सेज। अली लालजानी का स्टेटमेंट गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि आईआरजीसी अब ईरान के राष्ट्रपति या किसी के सलाह से नहीं चल रही है। आईआरजीसी खामेनेई के ही, मतलब कहते हैं ना कि वो पहले से ही प्रोग्रामिंग किया गया, प्री प्रोग्राम्ड जो है मोड में आईआरजीसी चल रही है, और उस टीम का हिस्सा है लारिजानी। तो इनकी बातें मैं सबसे गंभीरता से कहता हूँ कि इस दौर में अगर अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच इस संघर्ष में किसी की बात को गंभीरता से लिया जाए, तो लारिजानी की बात को जरूर लिया जाए। औरों को ऐसा नहीं है कि औरों की बातें फंसी हैं, लेकिन लारिजानी की बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये खबर भी पूरी अल जजीरा ने पूरी डिटेल ये खबर की है, तो मैंने आपको हेडलाइन जो दिखाई है, थोड़ा अंदर का एक पैराग्राफ दिखाइएगा। ये पूरी डिटेल खबर की गई है, ये देखिए। उन्होंने कहा कि इमाम खुमैनी, खुमैनी जो पहले 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जो पहले सुप्रीम लीडर थे, इमाम खुमैनी और इमाम खामेनेई के वीर पुत्र आपका इंतजार कर रहे हैं। वीर पुत्र उनका मतलब है ईरान के लोगों से और ईरान के आईआरजीसी और बाकी सेना से। इमाम खुमैनी और इमाम खामेनेई के वीर पुत्र आपका इंतजार कर रहे हैं। वे हजारों लोगों को मारकर और बंदी बनाकर उन भ्रष्ट अमेरिकी अधिकारियों को अपमानित करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये तो ट्रांसलेशन वाला है, अंग्रेजी में आप जो पढ़िएगा तो द वायलेंट सन्स ऑफ Imam Khomeini and Imam Khamenei are waiting for you, ready to disgrace those corrupt American officials by killing and capturing thousands, he said. हटा दीजिए इसको। अब यहीं पे पहले चलते हैं, फिर हम आएंगे उस पे भी। राष्ट्रपति जो है पेजेस्कियन ने जो कहा है कि अभी हमारी वो मिसाइलें भी बची हुई हैं जिनको दुनिया ने नहीं देखा है, तो वो भी देखने के लिए तैयार हो जाओ। उस पर आएंगे आगे, लेकिन पहले यहाँ तक ये जो है ईरान में कदम रखना, क्या अब ये दुस्साहस अमेरिकी कर पाएंगे? क्योंकि ये ऐलान कि हम हजारों लाशें बिछा देंगे यहाँ पर अगर घुसे कदम रखे तो, आशीष इस भाई, चेतावनी के साथ। हाँ आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने अगर पिछले 24 से 36 घंटे की ट्रंप की कवरेज देखी हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि क्या हो चुका है ऑलरेडी, और अमेरिका इस युद्ध से भागने की फिराक में कितनी गंभीरता के साथ सोच रहा है, बहुत गंभीरता के साथ। अभी हमने बातचीत की पीछे कि किस तरीके से, देखिए एक होता है एक्चुअल लड़ाई ग्राउंड पे और एक होती है मनोवैज्ञानिक लड़ाई। तो मनोवैज्ञानिक लड़ाई में ट्रंप ने क्या क्या शुरुआत में की थी, ये कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, ढूंढते रह जाओगे, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। अगले के पास है भी उस तरीके का एमुनिशन और सारी चीजें, लेकिन उस सब के बावजूद ईरान तो घबराया नहीं किसी भी तरीके से। उसने इजराइल को भी ठेंगा दिखा दिया, अमेरिका को भी, और दोनों को औकात भी बता दी। सारी एम्बेसी खाली करा दी अमेरिका की और भागते फिर रहे होटलों के अंदर। ये सारे उनका हाल है। जो जो स्ट्रेटेजिक चीजें थी, ऑयल रिफाइनरीज फला और अमेरिका के बेसिस, उन सबको कोई एक आध बचा नहीं, सबको सिंबॉलिकली टारगेट भी कर दिया है। ठीक, फिर 2 दिन पहले, अगर 1.5 दिन पहले आपको याद हो तो ट्रंप ने क्या कहा था, वो टेस्ट कर रहा था कि अमेरिकन सोल्जर्स को हम ग्राउंड पे भी उतार सकते हैं ईरान के अंदर। हमारी जो आर्मी है, इन्फेंट्री है, दैट विल इन्वेड इनटू द ईरान। ये बात आपने देखी थी। और वो कर क्या रहा था, उसकी ये करने की हिम्मत नहीं, वो ये भाषण दे करके जो कुर्द जो लड़ाके हैं उनके साथ बातचीत कर रहा था पर्दे के पीछे से, सीआईए के थ्रू, मोसाद के थ्रू, और खुद। और 2 जो मेरे पास जानकारी है जो वेस्टर्न सोर्सेज से बाकायदा, उसमें यह है कि 2 जो गुट है उनके कुर्दों के, उनसे ट्रंप ने पर्सनली बात की और उनको करोड़ों अरबों डॉलर और वेपन और सारी चीजों की सुरक्षा की गारंटी दी। उनको गुड सेंस प्रिवेल्ड, उनको ये समझ में आ गया कि हमें वेपन के तौर पे यूज कर रहे हैं। उस पर हमने पीछे एक शो किया और सारा बताया। अब ईरान का खेल देखिए। ईरान का जहाज डुबो दिया यहां पर, तो ईरान ने 18 घंटे के अंदर क्या किया, उनका टैंकर डुबो दिया। ईरान और अमेरिका को आप उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, ताकत के हिसाब से, जज्बे के हिसाब से तय कर सकते हो। ईरान का जज्बा, जितना नुकसान होता जा रहा है देश को, वो आशीष भाई बढ़ता जा रहा है। किलिंग इंस्टिंक्ट जिसको आप कहते हैं ना, कि मरो या मारो,
ईरान का वो बढ़ता जा रहा है और अमेरिकी बैकफुट पर है। 3 जहाज गिर गए, F-15 का 3 गिरने का मतलब समझते हैं। ट्रंप तो भारत के तो गिनता था बैठ करके, कभी कुछ कह दिया, कभी मुंह के आगे मैदान था, जो मर्जी आए बोल दे, 5 कह दे, 7 कह दे, 11 कह दे, कुछ भी। अब जब अपने गिरे तो भाई को समझ में आया। एक फिर जो अमेरिकन सोल्जर्स की बॉडीज जाने लगी, 8 बॉडीज के अंदर ट्रंप की हालत खराब है भाई साहब। ओवल ऑफिस में बैठकर प्रेयर के सीन देखे होंगे आपने, यू विन, वी प्रे फॉर योर विक्ट्री, दिस एंड दैट। किस लिए है वो उसकी नौकरी बचाने का अभियान है। अक्टूबर के अंदर वहां पर मिड टर्म पोल है सीनेट का, ठीक। अगर वो लेम डक प्रेसिडेंट हो गया तो क्या होगा, ये लड़ाई लंबी चल गई तो क्या होगा। जिस तरीके से हार्मूज बंद है, पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है, सारी शेयर मार्केटों का बेड़ा गर्क हो गया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पहले आपने बर्बाद की टैरिफ वार से, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। अब ट्रेड उसने, अदालत ने कह दिया कि सारा वापस करो जो भी टैरिफ लिया था, ठीक। वो सारी मूर्खता, ऊपर से इजराइल की ब्लैकमेलिंग। मैं ओपनली कह रहा हूं आपको, अमेरिका के अंदर फेवरेट सब्जेक्ट आज की तारीख में क्या है, जो कैचवर्ड है, दे आर कॉलिंग इट एप्स्टीन वार। वो यूएस इजराइल ईरान नहीं कह रहे, वो दे आर कॉलिंग इट इजराइल। और आज अगर आपने अमेरिका के अखबार देखे हो तो ट्रंप के और कारनामे आ गए। एप्स्टीन के मामले में एक नाबालिग लड़की जो उस समय थी, उसने खुल करके इंटरव्यू दिया है और उसके सारी फाइलें एप्स्टीन की रिकॉर्ड्स के अंदर भी, वो आज ओपन में आ गई है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति की सिचुएशन बहुत खतरनाक दिशा में जा रही है, ठीक। अमेरिका कभी भी एक भूल के भी गलती नहीं करेगा कि ग्राउंड फोर्सेज ईरान में उतार दे। याद रखिएगा मेरी बात, अभी आज ही कह रहा हूं, क्योंकि उनके पास सारे पुराने बिटर जितने भी हैं, इराक के अंदर देख लीजिए, अफगानिस्तान के अंदर देख लीजिए, उससे पहले का उठा के देख लीजिए। जो सामने जो आपके है वो तो सिर पे कफन बांध के आया हुआ है। और जब आशीष चित्रांशी ये तय कर लेंगे कि मैंने तो मरना है, तो फिर बचना सामने वाले को है। और सामने वाला कौन है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इजराइल हो। इजराइल कभी नहीं भेजेगा अपनी फोर्सेज को, उनकी तो औकात गजा तक ही थी, वहां जाकर के जो उन्होंने नरक मचाया और वो सारा किया। उस अब सारी सूरत क्या है कि अमेरिका केवल यहां से भागने का एक बहाना ढूंढ रहा है, साइकोलॉजिकल वारफेयर में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ईरान का विदेश उप मंत्री आए हुए, उन्होंने आज पता है दिल्ली में जो आपने दिखाया, 2 टूक कह दिया। मतलब भारत में तो आज की तारीख में, आशीष भाई माफ कीजिएगा मैं शब्द यूज कर रहा हूं, भारत में ट्रंप से सवाल पूछना है, ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना, आज के जो आपके सनातनी भाई हैं, आपकी सनातनी ब्रिगेड और राष्ट्रवादी, ये ईश निंदा घोषित कर चुके हैं। पहले ट्रंप की पूजा करते थे, अब नेतन्याहू की पूजा करके उनकी विक्ट्री उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछना भारत में ईश निंदा है। और ईरान के विदेश उप मंत्री तालियों के बीच में क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने देश में न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बना सकता, वो हमारा और सुप्रीम कमांडर है, वो चुनेगा। सारी तालियां बजी। ये वो लोग कौन बैठे थे सामने पता है आपको, ये वही आप वाले टॉमीज बैठे थे, पोमेरियन। उसके बाद बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आ गया। कई बार होता है ना, आ बैल मुझे मार, आपने उसका जिक्र आप भूल गए। सवाल पूछा गया मंत्री से कि सर ये जो भी क्राइसिस चल रहा है, क्या भारत सरकार ईरान के टच में है? ये सवाल पूछ लिया। उनका जवाब सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने पता है क्या कहा, ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, आप अपनी सरकार से क्यों नहीं पूछते? सोचिएगा आप, इससे बड़ी बेइज्जती, इतने शालीन शब्दों में भारत की पूरी व्यवस्था को तार तार कर रही है, मीडिया को भी और सरकार को भी, कि इतने बड़े घटनाक्रम पे भारत सरकार कहां है। उसने कहा नहीं है। ये होती है डिप्लोमेसी आशीष भाई। डिप्लोमेसी वो नहीं होती, हा 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 saffron, you are wearing saffron, he, you are active on Twitter. That is not diplomacy. This is diplomacy. Saying so much without mincing words. That's what you call it. ये परिस्थिति और पूरे रायसीना डायलॉग के अंदर। और मजेदार बात एक और बता दूं आपको, रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में कौन आया था पता है आपको? हाँ, अपने अविनाश जी। हाँ, फोटो दिखा दीजिएगा, कहीं आपको कोई किसी दर्शक को ये न रह जाए। जिसका उद्घाटन वो करके गए रायसीना डायलॉग का, उसी रायसीना डायलॉग में भारत के बारे में ये ज्ञान दिएगा कि अपनी सरकार से क्यों नहीं पूछते, हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो कुल मिलाकर के आशीष भाई, जो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है, देखिए ग्राउंड पे क्या हो रहा है। निश्चित तौर पे देयर इज नो मैच। इजराइल और ईरान फिर भी आमने सामने कुछ हद तक। अमेरिका आने के बाद ईरान का मिलिटरली कोई उसका मैच नहीं, लेकिन जो उनकी फाइटिंग पावर है, जो उनकी लड़ने का जज्बा है, उसका भी कोई मैच इन दोनों फोर्सेस के साथ में। याद रखिएगा, ग्राउंड पर अगर अमेरिका और इजराइल अगर उनके हत्थे चढ़ गए,
तो आप गिन नहीं पाएंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको, आप गिन नहीं पाएंगे अमेरिकन बॉडी बैग्स, ये स्थिति बन इजराइल गई को भी होगी। बराबर मत रखिए, इजराइल को भी, क्योंकि दुनिया ने इस बार ये कह रहे हैं ना सब लोग, पिछले 10 महीने पहले एक बार एक झलक देखी थी और अब कह रहे हैं। नहीं तो इजराइल को माना गया था हमारे यहाँ भी, ये जितने संगी हैं उनसे बात करेंगे, इजराइल को ये माना गया था कि इजराइल पूरी दुनिया में किसी को भी चुटकियों में वो कर सकता है, इतना वो अरे आयरन डोम, लेजर और नहीं, बीम और क्या क्या। और एक बहुत फेमस युद्ध की कहानियां भी बताई जाती हैं भाई। एक युद्ध हुआ है मिडिल ईस्ट में, जिसमें अकेले जो है इजराइल ने लेबनान, जॉर्डन, सबको, सब पूरा का पूरा मतलब जो मिडिल ईस्ट है अकेले बीच में लड़ा था। वो किस्से भी जैसे पुराने कहानियां बताई जाती है, जैसे मोदी जी बताते हैं पुष्प विमान टाइप में, सर्जरी, पहली सर्जरी, मटका, और जो है उस टाइप की कहानियों में पहला वो टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब बताते हैं ना पुराने जाकर के। तो वैसे ही इजराइल की भी बताई जाती है कहानी कि इजराइल ने अकेले इतना सा राष्ट्र, ये सब बहुत संख्या में बहुत प्रचलित कहानियां हैं, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। संघियों हमने में उसी यही को कहानियां है, देखा हुआ है। संघियों में कहानियां कौन सी हो, यही कहानियां हैं। उनकी हाँ प्रेरणा के स्रोत वो चिड़िया पे बैठ करके विचरण करने वाले लोग हैं, हाँ। ठीक है ना, तो चिड़िया पे बैठ करके। वो वहां पर अकेले बैठा हुआ उस सबको चुटकियों में हरा देता है, उसके पास ये लेजर है, बीम है, क्या क्या दुनिया भर की बातें करते हैं। उस इजराइल को भी जो रेट किया गया था ना, वो बहुत ऊपर रेट कर दिया गया था। उस इजराइल की अमेरिका ना होता ना, अकेले इजराइल होता, तो जो मौका ये लोग देख रहे थे ना कि 24 घंटे में प्लेन हो जाएगा, समतल हो जाएगा ईरान, अब तक ईरान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इजराइल जरूर प्लेन हो गया होता। इसराइल तो भाई साहब जून में ही प्लेन हो गया होता, जून में जो अगर वो अटैक हुआ था। G7 छोड़ के नहीं भागा होता तो। एग्जैक्टली exactly, पसीने हाँ आ गए थे भाई साहब, नेतन्याहू की जो हालत थी ना। और अब एक काम और कर लीजिए, अगर कोई ये अलाउ कर दे, जो मिलिट्री सेंसरशिप लगाई है इसराइल में, अगर उससे इतना, केवल आप बाकी छोड़िए, तेल अवीव की फोटो मंगवा लीजिए एक बार, वीडियो पता लग जाएगा आपका इसराइल की हालत क्या है। ऐसी दुर्गति की है, आप कल्पना नहीं कर सकते। परसों जो नेतन्याहू जो बाइट दे रहा था आपके अडानी के चैनल पे, जहां पर वो खड़ा हुआ था, वहां पर 9 नागरिकों की लाश पड़ी हुई थी भाई साहब। इसराइल के अंदर एक एक व्यक्ति की जान की कीमत है, हमारी तरह नहीं है कीड़े मकोड़े। और वहां पर जिस जगह वो खड़ा था स्पॉट पे, वहां 9 बॉडीज थी, डेड बॉडीज। तो ईरान ने कितना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया है, ओवरऑल कितना। आपके आयरन डोम की तो धज्जियां उड़ गई। अभी आपके वाले दंगापति गए थे ना आयरन डोम लेने के लिए, उनका अपना ही फटाफटा, आप आयरन डोम मांग रहे हो, उनके आयरन डोम का खुद का नहीं पता, आप वहां जाकर के ये सब कर रहे हो। कुल मिला के आशीष भाई, जो आज परिस्थितियां हैं, आपने बिल्कुल से, ईरान की कोई औकात जून में भी नहीं थी और अब भी नहीं। ईरान ने जिस तरीके से इसराइल का जब भी किया था, और ट्रंप 3 दिन और ना आते तो भी कर देता, और अब अगर अमेरिका बीच में ना आए तो अब भी। अमेरिका बीच में हाँ। होते हुए, अमेरिका के बीच में होते हुए इसराइल की हालत है, आप सोचिए। अगर अमेरिका ना हो तो नेतन्याहू का क्या हो। और अब ये मत तो ये भूलिएगा, यकीन से भैया, अब यकीन से कहा जा सकता है, दो दो युद्धपोत, दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत खड़े हैं वहां पर महासागर में। पूरे दिन जो अमेरिकन वीडियो जा रहे हैं, ऑफिशियल वीडियोज, हेमंत भाई, पूरे दिन उससे लड़ाकू विमान दनादन उड़ रहे हैं। तब ये हाल है, अमेरिका 5 घंटे के लिए इस युद्ध से दूर हो जाए, 5 घंटा भी हाँ शायद ज्यादा कहूँ, बस, 3-4 घंटे बस। के लिए युद्ध से दूर हो जाए, उसके बाद आ जाए लड़ने के लिए, उसको समतल मैदान मिल जाएगा, कोई युद्धपोत की जरूरत नहीं, उसको समतल मैदान मिल जाएगा लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए इजराइल में। ये कंडीशन तो अब समझ में आ गई है। हाँ, इतना देखने के बाद इसको अतिशयोक्ति लोग कह सकते हैं, लेकिन युद्ध इतना देखने के बाद अब ये बात समझ में आ गई है। इंटरनेशनल मीडिया मैं बताऊं उसको, कुछ अभी आगे आप भी निकालिएगा तो कोशिश करेंगे अगर निकल जाए। इंटरनेशनल मीडिया सबको इजराइल में बैन है, लेकिन ईरान में सबको अलाउ है। यस यस, ओके। ईरान किसी को नहीं रोका हुआ है। ईरान के भीतर वेस्टर्न मीडिया भी है, आपको आश्चर्य यस, होगा, वेस्टर्न मीडिया भी है। और इतनी इतने भयंकर पैमाने पर, बड़े पैमाने पर B2 बम का इस्तेमाल हो रहा है, B2 बॉम्बर जो है उसका इस्तेमाल सब कर ले रहे हैं। उसके बावजूद वहां से कुछ रिपोर्ट सुनने में आई हैं कि वहां पर शहर अभी भी जीवंत है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि कुछ वीरान हो गए, उजाड़ हो गए। बम उम गिरता है तो लोग जो है भाई, कैजुअलिटी भी हो रही है, लोग अफरा तफरी मचती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान वीरान हो गया हो। ईरान वीरान नहीं है, तेल अवीव वीरान हो गया है, अभी या जब मैं और आप वीरानी बात कर रहे हैं, है। अभी जब मैं हाँ बात आपसे कर रहा हूं,
उसी समय लाइव मैं बता रहा हूं आपको वहीं के सोर्सेज से, ईरान ने 22वीं बार इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान ने मिसाइलों की पूरी नई खेप दागी है, और पूरे उसके इजराइल के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको आप, वो सायरन्स लगातार पूरे इजराइल के अंदर बज रहे हैं। और इजराइल क्या कह रहा है कि हमने खामनेई का अंडरग्राउंड बंकर तबाह कर दिया। और जब खामनेई नहीं रहे तो उनके बंकर को छोड़ो यार, तुम अपनी जान बचा लो तुम जो है अपनी। नहीं और अच्छा, IR अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नॉनसेंस जब ये लोग बोलते हैं कि खामनेई का बंकर तबाह कर दिया है, तो खामनेई को पहले कहाँ पे मारा था? दरवाजे पे खड़े थे बंकर के। नहीं आशीष भाई, अरे, मैं लेटेस्ट जो आपको बता रहा था, हाँ हाँ IRGC का लेटेस्ट लाइव चल रहा है इस समय, कि हाँ IRGC ने कहा कि 22वीं खेप दाग दी है इस बार हमने खुर्रम शहर 4 खैबर और हाँ फतह मिसाइलों की बारात दागी है। लाइव चल रहा हाँ है इस टाइम जब मैं और आप बात हाँ। कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको रोका, सॉरी। चलिए, उस पर तो अभी हम आ ही रहे हैं। इसके बाद जरा हम राष्ट्रपति जो हैं ईरान के, उन्होंने क्या कहा, जो अपडेट देना जरूरी था। आपने कहा था कि अभी मिसाइलें और वो आई गई, ये जो जो बात हम कह रहे थे वो शुरू भी हो गया है। ये देखिए आप, Iranian President Masoud Pezeshkian, we have entered a new phase of the war. Tehran has finished its stockpile of old missiles, and now the true technology of the Islamic Republic will be revealed. From now on, Khyber Second 4 missile, Khyber Second पहले भी लॉन्च हुई थी, लेकिन Khyber Second 4 है, missile will be launched towards the Gulf and the Middle East, and intensively towards Israel and the American forces deployed in the region. Everyone who has chosen to stand against Iran will bear the consequences in the coming hours. इन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आने वाले कुछ ही घंटों में जो भी लोग ईरान के खिलाफ खड़े हैं, अगले कुछ घंटों में ही खामियाजा भुगतेंगे। और इसमें तो खुर्रम शहर का ही केवल खुर्रम सेकंड का, खैबर सेकंड का जिक्र था। खुर्रम शहर भी दागा है। और खुर्रम शहर को लेकर के एक और अपडेट आई, बहुत सारी तकनीकी हमें भी नहीं पता है, जो इजराइल का जो मिसाइल प्रोग्राम है ना, वो दुनिया में बहुत रास्ते में है। हमने तो कहा कि हम ब्रह्मोस पर अपने गर्व करते हैं, और करना भी चाहिए। हमारे ब्रह्मोस से ही मैंने तुलना की थी, हमारे ब्रह्मोस की स्पीड 3600 किलोमीटर पर आवर, उनके खुर्रम शहर की खैबर सेकंड की स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो पेलोड है वो है 150 से 200 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, वो 1,500 किलोग्राम, 1,500 किलोग्राम। उसको जो उसका फ्यूल है, वो तकनीकी जो लॉन्चिंग होती है, वो लॉन्चिंग मतलब क्विक लॉन्चिंग है। पट से हुआ कह रहे मारो एक, तो 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर दाग दो। वो उसकी लॉन्चिंग की तकनीकी इतनी उन्नत है, जो फ्यूल वो है। तो अभी तो देखना शुरू हुआ है, अगर ये खेप, ये लॉट आएगी। और आज ही मैं देख रहा था, किसी ईरान के ही एक्सपर्ट ने बताया कि अभी नहीं देखा है, अभी ये खुर्रम शहर की जो लेटेस्ट आएगी, एक मिसाइल, वो मैं हो सकता है अगले कार्यक्रम में कोशिश करूं ले आऊं ढूंढ करके, बताया एक मिसाइल 80 जगहों को टारगेट करेगी, एक मिसाइल। तो उसने बताया था कि एक मिसाइल 80, तो हम 1000 मिसाइल दागेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मिसाइल पूरा इजराइल का हो गया काम, और क्या बचेगा भाई? 1000 मिसाइल दागने के बाद तो ढूंढना पड़ेगा ना। इंटरसेप्ट तो आप एक को करोगे ना, 79 का क्या हाँ, करोगे? हाँ, 79 का क्या करोगे? आपको तो स्पेसिफिक टारगेट एक आ रहा है कैरियर, तो उसके अंदर से जो 80 निकलेंगे उसका क्या करोगे आप, वो बताइए आप। तो इजराइल की शामत अब किसी और लेवल की आने वाली है, और यही कारण है कि इजराइल से अभी तक कैजुअलिटीज की खबर नहीं आ रही। ये ध्यान रखिएगा, कितनी कैजुअलिटीज हुई है, क्या हुआ है, कहीं से कोई खबर नहीं है। और ईरान हर रोज अपडेट कर रहा है, हर रोज। अभी का लेटेस्ट क्या है कि 3000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, 500 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, सबसे ज्यादा नुकसान तेहरान में हुआ है, 14 अस्पताल और मीडिया अपने मेडिसिन सेंटर्स प्रभावित हुए हैं, 5 राहत कर्मी घायल हुए हैं, 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये रियल टाइम अपडेट देता है ईरान, उनको कोई छुपाने की जरूरत नहीं। वो आपके 56 इंची छुपते फिर रहे, किसको बताए कि हमारे इजराइल में ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो आयरन डोम बेच रहा था भाई, आयरन डोम बेच रहा था। क्या कह रहा था
कि पूरी दुनिया हमसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा करेगी। भैया अपने कर लेना डिफेंस, तू औरों की छोड़ दे, पूरा भारत हमारे लिए एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। सुना था आपने, अभी 2 दिन पहले हमने शो भी किया था कि पूरा भारत हमारे लिए एयर अरे डिफेंस भाई सिस्टम अपने बनाएगा। मित्र को ले जाओ, उसी से बनवाओ, और कोई नहीं बनाने वाला है तुम्हारा ये जो है कूड़ा कचरा आयरन डोम। आयरन डोम तो छेद ही छेद कर दिया। अब बताइए आप, वहां पर एक एक अपडेट है और लोग कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं ये, इजराइल और अमेरिका डेमोक्रेटिक। अमेरिका में तो खैर फिर भी इंडिपेंडेंट मीडिया है। आप ये चाइना और रसिया और उत्तर कोरिया जैसा नहीं इजराइल आपको नजर आ रहा है, जहां पर सूचना पर रोक हो गई है, मिलिट्री फ्लो ऑफ सेंसरशिप, इंफॉर्मेशन बंद है, हैं? सिविलियन सेंसरशिप नहीं, ये मिलिट्री सेंसरशिप है भाई साहब। हाँ। सिविलियन में तो क्या है कि आपको ज्यादा ज्यादा जुर्माना करके छोड़ देंगे, यहाँ तो जेल है। आपसे अगर मैंने कोई पर्सनल भी वीडियो शेयर की वहां की डैमेज की, तो मिलिट्री सेंसरशिप के तहत मुझे वो किया जाएगा, वैसे नहीं, सिविल में नहीं कि चलान किया, कंपाउंड किया, छोड़ दिया। इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, और ये पहले दिन से लागू है। इसलिए आप देख रहे होगे इजराइल की कुछ वीडियोस आती हैं बहुत ही लिमिटेड, जो जिसको सेंसर्ड कहते हो आप, जनरल चीजें नहीं आ रही हैं। आज तो बहुत कम हो गई। आज तो जो आ भी रही हैं वो आसमानी आ रही हैं, हाँ, बस बस क्योंकि ग्राउंड पे नहीं आएगा ना कुछ भी। हाँ वो तो बहुत सारी तकनीकी है, बहुत विधा से बना ली जा रही है। ग्राउंड पर जो होता है ना कि विध्वंस का, वो नहीं आ रही है, एकदम कल से रुकी हुई है। क्योंकि कुछ रिपोर्टर तो हैं अपने जो वहां पर देश के हैं, और जो ठीक ठाक वहां से फुटेज दे देते हैं अपने, मतलब सारे बंधनों को तोड़ते हुए भी कुछ फुटेज वो दे देते हैं, वो है वहां पर। लेकिन उनका भी अब मैं देख रहा हूँ कि फ्लो एकदम कम हो गया है, क्योंकि कैसे डालेंगे वो। खैर, इजाजत दीजिए, अभी हम आते हैं, जब ये नई खेप नई लहर आई है तो हम भी उस सब अपडेट लेकर के आते हैं। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।